नमस्कार सतेंद्र जी। देखिए, एक बहुत बड़ी बात है कि जो कांग्रेस ने अमेरिका में जी। अप्रूव किया पेपर्स, जी। स्ट्रेटेजिक पेपर जो अप्रूव किया, उसकी सबसे मूल बिंदु क्या था इस साल का, जो पिछले हर सालों से अलग होता था। जी। नॉर्मली हर साल ये होता था कि चाइना को एक थ्रेट बताया जाता था, लेकिन इस बार उसमें जो इंक्लूड किया गया है कि चाइना को किसी भी तरह से रोकना है। जी। अब उसको रोकने के लिए अलग अलग टूल्स हो सकते हैं, अलग अलग हथकंडे हो सकते हैं, अलग अलग डिप्लोमेसी हो सकती है, या कॉम्बैट जोन में परिवर्तित किया जा सकता है। जी। सबसे पहले उन्होंने साउथ अमेरिका से शुरू किया। पहले वेनेजुएला को कब्जा किया, वहां का ऑयल जो सस्ते में और प्रचुर मात्रा में चीन आता था, उसको रोका गया। जी। उसके बाद क्यूबा है, जो कि चीन के संपर्क में रहता है, और क्यूबा को भी नाकाबंदी करके न तेल आने दिया जाएगा न जाने दिया, तो वहां से भी चीन का रास्ता खत्म किया गया, ताकि चीन को ज्यादा से ज्यादा एनर्जी न मिले, उसका एआई का जो सपना है जी। वो न जाए, वो बड़ा इकोनॉमी न बने, वो 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी उससे कम हो जाए। उसी के दौर में तीसरा पक्ष था ग्रीनलैंड। जी। ग्रीनलैंड में चाइनीज और रशियन जो वेसल्स थे आसपास मंडरा रहे थे। ग्रीनलैंड में बहुत खनिज पदार्थ हैं। वहां पे भी उन्होंने डरा धमका के नाटो को अपनी फौज लगवा दी। अपनी तो वहां पे बेस है ही, नाटो का भी लगवा दिया, ताकि उसमें चाइना से रसिया से बचाया जा सके। जी। अब चौथा डॉट था ईरान। ईरान को अलग ढंग से डील करना था। लोग उसको जी। तुलना वेनेजुएला से करते हैं, ऐसा नहीं। वेनेजुएला के अंदर 40-45% अमेरिकन सपोर्ट रहता है, लेकिन ईरान में ऐसा नहीं है। ईरान में जी। मुस्लिम, चाहे वो शिया हो चाहे सुन्नी हो, वो अमेरिका को नहीं पसंद करते हैं। इनफैक्ट अगर कहें तो पूरे पूरे मिडिल ईस्ट में नहीं पसंद करते अमेरिका को। लेकिन अपनी अपनी डिप्लोमेसी के अनुसार कोई देश अमेरिका को सपोर्ट करता है, कोई नहीं करता। जी। तो इस केस में ईरान पर जब बात नहीं बनी, तो जो ट्रंप बोल रहे थे, मैं बार बार टीवी चैनल पर बोलता था कि ट्रंप जो बोल रहे हैं उसके पीछे एक थिंक टैंक है। जी। ऐसा नहीं कि उनको रोज बोल दो कि सुबह बदल देते हैं शाम को बदलते हैं, वो बदलते हैं, उनका एक स्ट्रेटजी है, लेकिन ऐसा है नहीं। हाँ, एक रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट वाले लीडर हैं। वो अगर 1 रुपया देते हैं तो 5 रुपया लेने की सोचते हैं। जी। अब उन्होंने लड़ाई लड़के इसराइल को सेफ कर दिया, क्योंकि इतना नुकसान किया कि इसराइल को आने 10-15 सालों में एक इसराइल का पक्ष मजबूत हो गया। जी। दूसरा है कि उन्होंने ईरान को इतना डीपर जाके अटैक किया कि ईरान 15-20 साल तक, कम से कम मैं अगर और कम कर दूं, 10 साल तक तो इस कंडीशन में नहीं होगा कि न्यूक्लियर पावर बना सके, या इस कंडीशन में नहीं होगा कि बड़ी मिसाइल बना के अमेरिका को इसराइल को मार सके। और उसके बाद वहां की जनता के पेश जो आर्थिक जो संरचना इसमें चरमरा गई है हर जी। जगह, कि वहां पे भी मुझे लगता है कि वहां के लोग जो है शायद 3 साल में उपद्रव करना शुरू कर दें, क्योंकि एक बड़ा लीडर हम नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं उनके। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की कार्रवाई हुई है और जिस तरह से बैकफुट पर भी डोनाल्ड ट्रंप को आना पड़ा, ईरान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई लगातार दी जा रही थी, तो अमेरिका में भी एक मतभेद डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के तो चला है। खासकर जो विपक्षी पार्टियां हैं, अब इस्तीफे की मांग तक वहां पर निकल के सामने आ रही है। देखिए सतेंद्र जी, क्या होता है कि दो ही पार्टी अमेरिका के अंदर, भारत जैसे 2500 पार्टियां नहीं है। जी। दो ही पार्टी है, तो इसका मतलब कि जहां वोट डिवाइड्स है, जैसे कि अगर मान लीजिए भारत के अंदर, मान लीजिए मोदी ने इतना सुनहरा कोई काम कर दिया, 370 हटाया ना। जी। जी। 370 जब हटाया तो भारत के लगभग लगभग मैं समझता हूं कि 75 से 80% जनता खुश थी। जी। फिर भी 20% जनता, मतलब 30 करोड़, जी। वो तो बुराई कर ही रहे थे। और नेता भी बुराई किए कि 370 क्यों हटाया गया, हम आएंगे तो हम वापस कर देंगे। तो जहां पे दो ही पार्टी है, तो लगभग 50-50% वोट जो है दो पार्टियों के। तो ट्रंप के विरोधी भी तो 50%, मतलब 42 करोड़, मतलब 21 करोड़, 21 का भी आधा कर दो, उसका भी आधा कर दो, 5 करोड़ तो आवाज उठाएंगी जी। ट्रंप के खिलाफ। ये तो सिंपल लॉजिक है उसमें कि वहां पे आवाज उठेंगी। लेकिन अब देखिए कि कितना अच्छे से काम किया इन्होंने। ईरान को अप्रूव किया, ईरान के बहुत बड़ी सत्ता पे जो कॉमिस्ट थे उनको मारा, चाहे वो लारीजानी थे, चाहे उनके पिताजी थे मोजम्बिक, और जो मुस्तफा है उनका पता ही नहीं है आज तक कि कहाँ है। नेता अब संधि की बात करने लग गए हैं। कल एक स्टेटमेंट ईरान की तरफ से आया है कि ये बातचीत तो फेल हो गई, लेकिन अगली बातचीत के लिए हम लोग धीरज रखें। जी। तो मतलब वो चाहते हैं कि और भी बातचीत हो, मतलब ईरान टूट चुका है। अब देखिए कि क्या हुआ कि हॉर्मुज, देखिए हॉर्मुज से दो फायदे हैं। अगर हॉर्मुज को ईरान बंद करता है तो जी। भी अमेरिका को फायदा है। अगर नहीं बंद करता है तो खुद बंद कर दिया अमेरिका ने जी। नाकेबंदी करके। अगर नहीं बंद होता तो दुनिया का चैलेंज करते ट्रंप कि तुम लोगों को, एशिया पैसिफिक के लोगों को जरूरत है, आके लड़ो इनसे। जी। राष्ट्रीय संपत्ति, अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति पे कैसे भाग ले रहे हैं। तो इससे लोगों की औकात भी पता चल रही है, चाहे रसिया हो चाहे चाइना हो।
कि जी। आखिर रोक लो दिखाना, तो उन्होंने नहीं रोक पाए, तो बोले मैं रोक देता हूं, जी। मैं खुलवाता हूं। जब खुलवाने के लिए उसने राजी हुआ ईरान, बोला कि मैं टोल लूंगा, तो बोला टोल लेने नहीं दूंगा, तो जी। मैं नाकाबंदी नहीं कर देता। मतलब किसी भी तरह से ईरान का अगर हार्मुज बंद कर दिया जाता है, तो मिडिल ईस्ट का जो एक तेल का जो कंपटी मार्केट है वो अवरुद्ध हो जाएगा। तो मार्केट जब अवरुद्ध हो जाएगा, तो दुनिया में तीन ही मार्केट है, चार मार्केट तेल के। एक तो अमेरिका जो दुनिया का सबसे ज्यादा तेल प्रोड्यूस करता है, फिर उसके जी। बाद रसिया आता है, फिर मिडिल ईस्ट आता है, फिर उसके बाद अफ्रीकन कंट्री आती है। तो चार मार्केट में से एक मार्केट तो बंद हो गया, उसकी मंडी बंद हो गई, तो जी। कंपटीशन कम हो गया अमेरिका के लिए। तो जी। अमेरिका जरा सा ज्यादा रेट पे भी बेच सकता है, और लोगों को अपने डोमेस्टिक सप्लाई को बनाए रखने के लिए या अपने जनता की सेवा के लिए कैसे भी, चाहे महंगा ले चाहे सस्ता ले, जाना पड़ेगा अमेरिका ही या रसिया। जी। यही अमेरिका और रसिया की अलास्का में बात हुई थी। लेकिन अगर आप यहाँ पे हुर्मुज की नाकेबंदी की अगर बात को देखा जाए तो इसमें चीन की भी बात सामने निकल के आती है। और साथ ही हम जब चीन की भी बात कर रहे हैं और खासकर एशिया की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक सबसे बड़ी बात जो निकल के सामने आ रही है कि अगर हुर्मुज पूरी तरह से बंद हो जा रहा है, अमेरिका पर उस पर नाकाबंदी कर दे रहा है, तो जो मामला निकल के आ रहा है कि आखिरकार एशिया देशों का क्या होगा जो अरब कंट्री पर निर्भर करते हैं तेल और गैस को लेकर के। दूसरी बात, अगर नाकेबंदी अमेरिका ने कर दिया है, हॉर्मुज से कोई भी जहाज न तो आएगा न तो जाएगा, तो इसका जो असर है वो तो ईरान पर भी पड़ना है। क्योंकि अगर टोल लेने की बात ईरान कर रहा था, तो बीते कुछ दिनों से एक खबर जो निकल के सामने आ रही थी कि टोल के जरिए ईरान एक भारी तादाद में इनकम कर रहा है, पैसा कमा रहा है। तो उस पर भी कहीं ना कहीं अमेरिका की इस नाकाबंदी से ईरान पर तो फर्क पड़ेगा। सिकंदर जी, ईरान की इकोनॉमी देखिए, अगर मैं सऊदी अरबिया, जी। इराक और यूएई और ईरान की बात करूं, तो यूएई की जो अर्थव्यवस्था है 27% जो है वो ऑयल पे डिपेंड है, जी। और सऊदी अरबिया की लगभग 33%, इराक जी। की लगभग 70%, ईरान की भी लगभग 60 से 65% तेल पर निर्भर है। क्योंकि उनके पास कोई बहुत बड़ा उद्योग ऐसा नहीं है ना, उनके पास इन्वेस्टमेंट दुनिया का कोई देश पिछले 10-15 साल से कर रहा है कि वहां पे फैक्ट्रियां खुले या लोग वहां पे रोजगार कमाएं। सब लोग बाहर भाग रहे हैं। एक डाटा है कि ईरान से हर साल 17% आपके जी। हमारे जैसे लोग भाग जाते हैं, क्योंकि वहां रोजगार ही नहीं है जी। दूसरे देश से। तो ईरान का जो अगर नाकाबंदी हो जाती, तो एक जो खार्ब उनका जो द्वीप है, उस खार्ब द्वीप पे वहां के जितने भी रिफाइनरी है सबका तेल इकट्ठा होता है, और उसकी कैपेसिटी है केवल 30 बिलियन बैरल की। जी। उससे ज्यादा वो इकट्ठा ही नहीं कर सकता। अगर तेल नहीं निकलेगा, तो दूसरे उनके अंदर की जो कंपनियां वो बंद हो जाएंगी, तेल नहीं बनाएंगी, क्योंकि एक स्टोर कहाँ होगा। जी। तो इससे क्या होगा कि ईरान के लिए जो रिसोर्सेज जो थे राजस्व के, वो बंद हो जाएंगे, और ईरान चाइना के लिए जो सस्ते तेल मिल रहे थे वो बंद हो जाएंगे। जी। लेकिन चाइना बड़ा समझदार कंट्री है, तो उसने जब ईरान और इजराइल की बातें चल रही थी लड़ाई की, तो उससे 4 महीना पहले ही $30 बिलियन का एक अलग स्टोरेज सांगडो में कर रखा है अपने जी। ईरान से तेल लेके, और एक मलेशिया कुआलालंपुर वाले रूट पे कर रखा है। तो कम से कम 4 महीने के लिए तो चाइना जो है शांत है कि मुझे नहीं भी ईरान से आएगा तो मेरा काम चल जाएगा। लेकिन देखिए भारत अंदर की बात। लेकिन भारत जैसे देशों के लिए कितना बड़ा यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है जब हम मिडल ईस्ट पर तेल के लिए ज़्यादातर निर्भर करते हैं, और हॉर्मुज से हमारे लगभग जो रास्ता है वहाँ से ज़्यादा तेल निकल के सामने आता है। अभी देश में जिस तरह से एलपीजी की दिक्कत चल रही है हम सबके सामने है, सरकार भी उस पर नज़र बनाई हुई है। हालांकि बीते कुछ दिनों से कई सारे जहाज हॉर्मुज पार करके देश आ चुके हैं। तो आने वाले भविष्य को लेकर के भारत का रुख क्या हो सकता है? देखिए, भारत दो तरह से देखिए। एक तो भारत 27 देशों के अलावा अब 70 देशों से तेल आयात करने लग गया है। जी। सबसे बड़ा मसला बत, वो मसला ये है कि भारत को किसी भी तरह से जो है अपना पैसा बचाना है। अब भारत क्या करेगा कि ऑलरेडी जो पिछले साल था, पिछले मार्च में, जी। 71,000 टन गैस ले रहा था जी। अमेरिका से। इस महीने मतलब अब मार्च महीने में, फरवरी में 71,000 टन लिया। अब फरवरी मार्च में हो गया 3,35,000, मतलब जी। 5 गुना गैस लेना शुरू कर दिया अमेरिका। अमेरिका यही चाहता है कि हर देश हमसे तेल ले, जी। हर देश हमसे तेल ले। कारण है कि इसीलिए उसने जितने भी इन्वायरमेंटल पैक्ट से नाम वापस ले लिया था अमेरिका ने।
कि जी। मैं रिन्यूएबल एनर्जी को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि उसके पास इतना तेल है, बेचेगा कैसे फिर? जी। तो अब भारत के लिए क्या होगा कि भारत अफ्रीका से, केप ऑफ गुड होप से, अमेरिका से और रसिया से तेल लेगा। तो रसिया से तो संभावना कम है कि तेल ज्यादा महंगा नहीं आएगा, क्योंकि संबंध अच्छे हैं और खर्चा भी कम आएगा। लेकिन अमेरिका से जो तेल आएगा उस पर कम से कम भारत को 50% महंगा पड़ेगा। तो उसकी भरपाई भारत को यहाँ पे महंगाई के रूप में करनी पड़ेगी, अगर भारत ने अतिरिक्त राजस्व नहीं दिया तो। और और पूरा, दूसरा चैनल यह है कि और अगर हम महंगाई की बात करते हैं, एक मिनट, जिस तरह से अगर हम अमेरिका से तेल लेते हैं तो उसके बाद रूट के हिसाब से भी देखा जाए तो बहुत डिस्टेंस हो जाता है, तो तेल कंपनियों पे इसका दबाव सीधे तौर पे पड़ेगा। उसके बाद अगर तेल कंपनियों पे इसका दबाव पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं देश की जो जनता है उसके भी जेब तो ढीले होंगे ही होंगे। यही मैं बता रहा था कि अगर केप ऑफ गुड होप से आता है या लोबिया से आता है, जी। अल्जीरिया से आता है, तो भारत का तेल लगभग 60% महंगा हो जाएगा। तो भी भारत का तेल जाएगा लगभग 90 बैरल के ऊपर जाएगा। तो 90 बैरल तक भारत संभाल लेगा। अगर 130 से ऊपर जाएगा तो भारत में इन्फ्लेशन 4.4 से ऊपर जाने लगेगा, तब भारत में महंगाई दिखने लगेगी। जी। लेकिन भारत सरकार शॉक ऑब्जर्वर कंट्री है। भारत सरकार के पास इतना है कि छोटे मोटे इश्यू, जब कोरोना में 145 करोड़ लोगों को खाना खिला के वो जी। अपनी इकोनॉमी को जिंदा रखे और टैरिफ लगा हुआ, तो भी हम 8.2 की जीडीपी ग्रोथ दुनिया का सबसे ज्यादा ले गए। तो भारत के अंदर शॉक ऑब्जर्वेंस यही कारण है कि भारत के पास जो है $130 बिलियन तक भारत को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो भारत को तेल दूसरे रूट से मंगाने महंगा जरूर पड़ेगा, लेकिन भारत को जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि अंडर टेबल डिप्लोमेसी चल रही होगी। कहीं न कहीं 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर विश्व समुदाय में एक राय बनेगी और वहां से उन कंट्रीज के लिए छोड़ा जाएगा जब अमेरिका बोलेगा कि मेरे जो मित्र देश उनके लिए छोड़ूंगा। जी। तो अमेरिका इस समय अब ईरान को छोड़ के विश्व पे अटैक कर रहा है, चैलेंज कर रहा है कि देखो तुम लोग क्या कर लोगे मेरा। यही अमेरिका को मागा बोला जाता है, मेक अमेरिका यानी ग्रेट आने अगेन। वाले समय में जो नाकेबंदी अमेरिका ने होर्मुज पर किया है, अगर उसके पास बात जाती है अन्य कंट्री की जो उसके मित्र देश हैं, तो क्या मित्र देशों के लिए अमेरिका होर्मुज का रास्ता खोल सकता है? आप ये कहना चाह रहे हैं? अमेरिका मित्र देशों के लिए, क्योंकि अमेरिका जानता है कि एक अभी उसने एक पानी में पत्थर फेंका है और देख रहा है कि धाराएं कैसे बह रही हैं, रिपल जी। कैसे बन रहा है। और जैसे रिपल बनेगा उसके अनुसार लेगा। ये ट्रम्प का पुरानी पॉलिसी, हर चीज को पहले बोल देते हैं, देखते हैं लोगों का रिएक्शन क्या, फिर अंदर से चुपचाप जो बढ़िया रिएक्शन होता है उसके अनुसार काम करते हैं। जी। तो अभी भारत के लोग मिलेंगे, जापान के लोग मिलेंगे। जैसे देखिए टैरिफ लगा था, टैरिफ सब पे एक साथ लग गया था, लेकिन जिस जिसने बात की उसका कम हो गया। जी। तो इसी तरह से यहाँ पे भी जो लोग जाएंगे तो वहां पे भी ऐसे फ्री में नहीं मिलेगा। जैसे भारत जाएगा, तो भारत अगर जाएगा कि भाई मैं आपका मित्र देश हूँ, बोला ठीक है होगा तेल छोड़ते हैं, बोलेगा नहीं हमारे 2 हथियार खरीदो। जी। तो यही चल रहा है, जो कि एक स्टेट पॉलिसी है अमेरिका की, कि इस साल जो स्टेट पॉलिसी है वो है सबसे ज्यादा हथियार बेचने का लक्ष्य भी है। जी। तो ये पॉलिसी में भी अमेरिका की, तो अमेरिका ओवरऑल ट्रंप के अगुवाई में एक बिजनेस कर रहा है और ज्यादा से ज्यादा पैसे अमेरिका में इकट्ठा करे। इसी का वजह से टैरिफ से उन्होंने 100 बिलियन डॉलर कमाए, जो कि अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा है। नहीं तो एवरेज जी। 70 बिलियन डॉलर होता था, लेकिन इस बार 300 बिलियन डॉलर कमाया उन्होंने। और इसी मार्च के महीने में युद्ध होने की वजह से लोग सोच रहे हैं अमेरिका की इकोनॉमी, अमेरिका की इन्फ्लेशन 3.3 है, जो कि 4 से कम है, जो दुनिया में बेस्ट मानी जाती है। जी। और उसके बाद वहां पे 1,68,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है, जो ऑन रिकॉर्ड है। और जी। उसके बाद उन्होंने 100 बिलियन डॉलर का 65 बिलियन डॉलर तो उन्होंने, उनकी कंपनियों ने ऑयल से कमाई की है। और 35 बिलियन डॉलर का उन्होंने हथियार बेचा है मिडिल ईस्ट को। 2 मुस्लिम कंट्री लड़ रहे हैं, 4-5, अब मजे ले रहे हैं अमेरिका। यही चीज बिल्कुल। लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि अमेरिका का तो ये पुराना रुख रहा है कि अन्य देशों में लड़ाई कराओ, अपना फायदा करो, अपने हथियार को बेचो। ये पुराना रणनीति अमेरिका का रहा है। लेकिन आपने यहाँ पर टैरिफ की बात की या फिर अलग युद्ध की बात की, तो अगर हम पिछले कुछ परिप्रेक्ष्य में जा करके देखें, इस्लामाबाद में जो शांति वार्ता हुआ, समझौता नहीं हुआ, उसके बाद अब जिस तरह की बयानबाजी निकल के सामने आ रही है, होर्मुज पर नाकेबंदी की भी बात कही जा रही है और यूएस की नेवी वहां पर पहुंच भी चुकी है। तो इस बीच चीन की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि वो ईरान को मदद करेगा, कई तरह के हथियार देगा। और ट्रंप की तरफ से बयान आया है कि अगर चीन ईरान को मदद करता है तो 50% टैरिफ अमेरिका के द्वारा चीन पर लगा दिया जाएगा। तो जो 2 हफ्ते का जो सीज फायर बना था, क्या उसके पहले ये टूट जाएगा और फिर से दुनिया युद्ध की दौर में चली जाएगी? सत्येंद्र जी देखिए, सीज फायर टूटेगा या नहीं टूटेगा मुझे पता नहीं, लेकिन अब लंबे अटैक नहीं होंगे वहां पे। अब कॉम्बैट क्षेत्र में 2 चीजें देख पा रहा हूं दूर से। जी। एक तो इजराइल अब केवल हिजबुल्लाह को मारेगा, ताकि हमास के जैसा, जिसने एक भी बुलेट फायर नहीं की, उसके जैसा बन जाए। एक तो ये काम करेगा वो।
दूसरा ये काम करेगा कि ईरान पर अटैक नहीं होगा, ईरान पे नाकेबंदी करके ईरान की इकोनॉमी को ऐसा तोड़ा जाएगा कि वो खुद घुटने पर आ जाए और वो और देशों के मार्फत डिप्लोमेसी के टेबल पे आ जाए। जी चाइना इसलिए हस्तक्षेप नहीं करेगा, चाइना इसलिए हथियार नहीं बेचेगा क्योंकि चाइना ने अपनी इकोनॉमी को 7 ट्रिलियन से जी पिछले 5-6 सालों के, 7 सालों के अंदर, 10 सालों के अंदर उसने 20 ट्रिलियन लाया है, केवल इसलिए कि किसी भी झगड़े से दूर रहो। जी अगर यही अमेरिका चाहता है कि किसी दुनिया में किसी डिस्प्यूट में चाइना इन्वॉल्व तो हो जाए, ताकि उसकी इकोनॉमी, क्योंकि इन्वॉल्व होने के बाद बिलियन बिलियन ट्रिलियन खर्चा होता है, जी तो चाइना पीछे जाए, मैं आगे जाऊं, यही अमेरिका चाहता है, जो चाइना सजग है कि मैं करें। तो चाइना कभी भी कोई हथियार ईरान को, चाइना भी चाहता है कि वीकर, एक कमजोर ईरान रहे। जी ये पॉलिटिक्स समझ ईरान भी चाहता है, चाइना भी चाहता है कि ईरान कमजोर रहे, पाकिस्तान भी चाहता है कि ईरान कमजोर रहे, सऊदी अरबिया भी चाहता है कि ईरान कमजोर रहे, यूएई भी चाहता है ईरान कमजोर रहे, रसिया भी चाहता है कि ईरान कमजोर रहे। जी अभी तक लड़ाई चल रही थी तो रसिया के प्रधानमंत्री नहीं कुछ बोले, लेकिन कल उन्होंने डिक्लेयर किया मैं दस्ता करूंगा। जब पिट गया ईरान, इतना ज्यादा बुरी तरह से सारे नेता मारे जा चुके हैं, 50 लोग मारे जा चुके, पूरा हथियार, अब बोला मैं दस्ता करूंगा। ये तो सिंपल अपने गांव की भाषा में समझिए कि जब हो गया सब तो अब वो आ गए हैं चौधरी बनने। हाँ, तो तो क्या ये सब चीजें, इस्लामाबाद वार्ता फेल होने की वजह से व्लादिमीर पुतिन का ये बयान सामने आया है? व्लादिमीर पुतिन के बयान के बाद उन्हीं का नहीं आया है। जी अमेरिका के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भी बोले कि मैं जाऊंगा वहां पे। साउथ कोरिया के बोल रहे हैं कि मैं जाऊंगा ईरान में मिलने के लिए। जी अब सब लोग आके अपना खरीद फरोख्त करेंगे। भाई तुम्हारा हथियार खत्म हो गया, मुझसे सामान लो, तुम्हारा हथियार खत्म हो गया तो मुझसे सामान लो। अब देखिए मेलोनी आई थी मिलने के लिए, भैया तुम लोग का हथियार खत्म हो गया मिडिल ईस्ट देश, हमसे खरीदो। जी हाँ, अब यूके जाएगा, बोलेगा हमसे खरीदो। अब वहां पे मंडी में व्यापार चलेगा, ईरान जी बर्बाद होके दूर से बैठ के देखेगा बस। तो आप ये नाटो दुनिया ऐसे ही चलती है। आप नाटो देश के कुछ कंट्रीज का नाम लिए हैं, तो नाटो और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के बीच बीते कुछ बहुत ज्यादा मतभेद देखने को मिला है। तो क्या अमेरिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को नाटो से अलग करने के बारे में भी कुछ सोच रहे होंगे? देखिए, अमेरिका नाटो को अलग नहीं करेगा। जी नाटो कंपेल्ड है अमेरिका के साथ लगे रहने के लिए। जी आज के डेट में जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो 63%, 100 रुपए में 63 रुपए अमेरिका देता है नाटो। जी तो जब 63, अब उसमें देश 27 है, 27 देशों में से 27% ही पैसा आता है, मतलब एक देश 1 रुपया लगाता है, तो कौन 63 रुपया लगाएगा? जब नहीं लगाएगा तो या तो नाटो टूट जाएगा या अमेरिका की बात मान लेगा। जी इसीलिए ग्रीनलैंड में नाटो के चीफ 4 बार अमेरिका से मिले, ट्रंप से, और चारों बार मिलने के बाद अपनी फौज लगा दिए। फिर फ्रांस ने फौज लगाया, जर्मनी लगाया, और इंग्लैंड ने लगाया। तो ग्रीनलैंड को बोला कि हम ही क्यों सुरक्षा करें भाई उसकी, सब जी लोग आओ करो, पैसा मैं दे रहा हूँ और मलाई तुम लोग खाओगे। हकीकत है कि यूरोप के पास अभी उतनी अच्छी सेना नहीं है, उसने टेक्निक नहीं है, हथियार नहीं है। अमेरिका का भरोसा सुरक्षा है, और अमेरिका को किसी से सुरक्षा नहीं है, जी क्योंकि पूरे कॉन्टिनेंट्स पर अकेला एक देश एक तरफ नॉर्थ अमेरिका में है, और उसके बगल में मैक्सिको कनाडा, उसका कुछ करेंगे नहीं। तो उसको जी तो कभी कोई सामरिक दृष्टि से कोई दिक्कत है ही नहीं। दिक्कत किसको है? यूरोप को है। किससे? रसिया से। इंडो पैसिफिक के देशों किससे है? चाइना से। अफ्रीकन के देशों किससे है? आर्थिक रूप से चाइना से। जी और अमेरिका तो वहां पर कब्जा कर ही रखा है। तो जी अमेरिका जानता है कि सारे इतने अपने आप को कमजोर कर रखे हैं कि मैं जो चाहूंगा वही करेंगे। इसीलिए जब ट्रंप का पहला पीरियड चल रहा था, तभी उन्होंने बोल दिया था कि नाटो बेकार है, जी हम उसके लिए पैसा क्यों खर्चा करें। तो उनकी मंशा एकदम क्लियर है, और ट्रंप जो है एक स्पष्टवादी नेता है, इसको मीडिया चाहे जो भी बोला जाए, जी जी उनका बिल्कुल क्लियर है कि मैं नाटो को पैसा क्यों दूं, मैं जर्मनी को पैसा क्यों दूं, मैं कनाडा को जो हर साल जो सिक्योरिटी और वो देता हूं मैं क्यों दूं, मैं मैक्सिको को क्यों दूं। मेरे देश का पैसा मेरे लोगों के रोजगार के लिए होना चाहिए। हमारे देश में विदेशी आके काम क्यों कर रहे हैं एक्स्ट्रा, जी आके सब यहाँ पे आके सब अलग अलग रूट से हमारे यहाँ आके पॉपुलेशन बढ़ा रहे थे। उसका क्लियर है, इसीलिए वहां के पब्लिक उनको पसंद करती है, जो कि राष्ट्रीयता पे। सो जैसे भारत के अंदर अगर मान लीजिए कोई पार्टी ऐसी जो राष्ट्रीयता की ज्यादा बात करती है, जी तो उसको बहुत लोग पसंद भी करने वाले, कुछ लोग नहीं भी पसंद करने वाले। पसंद करने वाले का लॉजिक है कि देश से ऊपर कुछ नहीं है, ना पसंद करने वाले को लोग है कि अरे नहीं नहीं, हिंदू मुस्लिम करके क्या करोगे, अरे एमबीए करके क्या करोगे। लेकिन हकीकत है कि दुनिया में जहां पे भी राष्ट्रीयता स्ट्रांग नहीं है, वो देश पीछे गया है। जी आज जापान के अंदर जाइए, अगर 1,000 रुपया सस्ता मिलेगा कोई सामान, भारतीय सामान जो 1,000 सस्ता मिलेगा, और वही सामान उसी क्वालिटी का अगर वो जापानी होगा, तो लोग जापानी वाले जापान का ही सामान खरीदे। इतनी तगड़ी राष्ट्रीयता है वहां। जी लेकिन और भारत भारत, में भी हो क्या सकता है, भारत में भारत ये चीज दे, लेकिन भारत में ये चीज तो देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि अभी पिछले हम इस्लामाबाद की ही बात कर लें, जिस तरह से बैठक हुई, विपक्ष के तमाम सारे नेता पाकिस्तान की गुणगान करने लगे।
विश्व गुरु कोई बताने लगा तो विश्व शांति का दूत कोई बताने लगा। इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि वो हमारा पड़ोसी मुल्क है, दुश्मन देश है, लेकिन जिस तरह से वो सामने आया, हस्तक्षेप किया, शांति का वार्ता टेबल तक लेकर के गया शांति वार्ता के, लेकिन भारत की तरफ से जो जवाब आया इसमें विपक्षी पार्टियों का खास करके। देखिए, मैंने अभी बताया चाइना को था कि चाइना किसी भी देश के मसले में नहीं पड़ता। चाइना भी मध्यस्थता कर सकता था, जी रसिया भी कर सकता था, इंग्लैंड भी कर सकता था, स्पेन भी कर सकता था, इटली भी कर, जर्मनी भारत से बड़ी इकोनॉमी है, वो कर सकता था। लेकिन इन लोग का सपना है कि अमेरिका के बराबर कैसे हम जाएं। जी रसिया की इकोनॉमी 2.4 ट्रिलियन की है और उसके अंदर 1 से 3% जनसंख्या, उसको एलिट ग्रुप बोलते हैं, उसमें ट्रंप भी उसी बिरादरी में आते हैं। जी इन लोग का सपना है कि मैं यूएसएसआर फिर कैसे बनूंगा। वो टूटे हैं लेकिन वो कमजोर नहीं पड़े हैं। तो ये सब देश बोलते हैं कि अब एक बात है कि पाकिस्तान आगे आया या आगे किया गया, इसमें जी अंतर है, पहली बात। और भारत की रिक्वायरमेंट अलग है, पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट अलग है। भारत में जितना हम लोग हमारे साइंटिस्ट रिसर्च करके जो पेटेंट करा के जो रॉयल्टी लेते हैं, जी लगभग 1.5 लाख से 1.5 से 2 बिलियन डॉलर हर साल, उतना तो 1 बिलियन डॉलर की तो अमेरिका तो पूरे दुनिया में घूम के कर्ज मांगता है। और उस कर्ज को दिलाने का जिम्मा अमेरिका का होता है, क्योंकि आईएमएफ में और वर्ल्ड बैंक में सबसे ज्यादा शेयर अमेरिका का है। जी तो उसका वोट भी ज्यादा है, तो वही देगा उसको। तो भारत को पता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व तो मेरे से कम नहीं है। जी वो 140, अगर मैं बड़ा देश हूं, मैं बड़ी इकोनॉमी हूं, तो नरेंद्र मोदी 150 करोड़ इस धरती पे लोगों के नेता है। जी दोनों का अपना एक अस्तित्व है, दोनों का ही एक अपना रुतबा है। उनके पास 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो सकती है, तो हमारे पास 150 करोड़ लोगों का उनके ऊपर सर पे हाथ। जी तो इसलिए वो ट्रंप मोदी को संपर्क किए होंगे भी, तो शायद मना कर दिए होंगे या नहीं किए होंगे, क्योंकि मोदी अपने टर्म कंडीशन पे वार्ता करवाएंगे जी कि अगर नहीं करोगे तो मैं क्या करूंगा, और करोगे तो आज जब बात पक्का कर दोगे तभी बुलाऊंगा। यही एक अच्छे सुलझे हुए लीडर करते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान के बारे में बात करना हम लोग का टाइम पास था कि जी पाकिस्तान पाकिस्तान कराया, ठीक है, अच्छी बात है, अपने देश में कराया, उसने वहां पे अमेरिका को शूट किया, ईरान को शूट किया, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन उसको भारत से कंपेयर करने का कोई लॉजिक नहीं है। जी गुप्ता जी, एक आखिरी सवाल है मेरा। युद्ध ईरान अमेरिका इजराइल के बीच हुआ, लेकिन इसमें पिस गया जीसीसी कंट्रीज, और सबसे ज़्यादा नुकसान मुझे लगता है कि बिना युद्ध के, बिना किसी चीज़ के नुकसान सबसे ज़्यादा अगर मेरी दृष्टि से हुआ है तो जीसीसी कंट्रीज का हुआ, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे तमाम सारे जो देश हो जहां पर ईरान ने बमबारी की है। तो क्या जीसीसी कंट्री और ईरान के बीच अमेरिका यही चाहता था कि आपसी मतभेद हो और उसका फ़ायदा अमेरिका उठाए? देखिए, अगर हम दुबई की बात करें, दुबई फाइनेंशियल इंडेक्स में 12 पोजीशन आगे जा रहा था। मतलब वहां इन्वेस्टमेंट करने वालों का जो पसंद था, जी वो 12 पोजीशन जेनेवा वाशिंगटन से भी आगे था। मतलब अब दुबई, यूएई और ये सब एक हब बनते जा रहे थे बिजनेस के। कारण है, अब देखेंगे पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर देखेंगे सतेंद्र जी, तो एक नोबेल प्राइज नहीं मिलता किसी को, जी खासकर साइंस, खासकर साइंस। ऐसे शांति उनती का मिल जाता होगा, साइंस का। आज हमारे और आपके पास जो भी गैजेट्स हैं, आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं, मैं अपना मोबाइल यूज कर रहा हूं, सब किसने बनाया है? अंग्रेजों को। जी दुनिया के सभी देशों को, लोगों को सोचना चाहिए कि अंग्रेज जो रेस है, जो व्हाइटिस हैं, दुनिया में इतना आविष्कार किए हैं कि हम कागज से लेके और हर चीज, पेन से लेके, पेन भी फाउंटेन ने बनाया। हम जो एक सेविंग करते हैं, जिलेट, वो नाम उनका जिलेट था, जी उन्होंने बनाया और हमारे देश में बिकता है। तो उनके घर में रॉयल्टी जाती है। जी अगर हम एक कोका कोला पीते हैं तो रॉयल्टी जाती है, अगर गन्ना का जूस पीते हैं तो मेरे देश में पैसा रहता है। लेकिन हम कोका कोला पीते हैं तो उसमें से अगर 5 रुपया है तो 5 में से 1 रुपया अमेरिका जाता है। तो ये चीज अमेरिका को पता है कि अगर ये इकोनॉमी बढ़ती जाएंगी तो कभी ये मेरे को चैलेंज भी कर सकते हैं। जी इसी बहाने अमेरिका को 2 लक्ष्य प्राप्त हुआ था। ईरान को बहुत पीछे कर दिया गया और मिडिल ईस्ट को एहसास दिलाया गया कि तुम कमजोर हो और तुमको, अगर तुम लोग नहीं समझोगे तो ईरान फिर तुम्हारे ऊपर कब्जा करेगा, इसलिए मेरे शरण में रहो। जी और इकोनॉमी अभी ध्वस्त तो नहीं हुई है यूएई की, क्योंकि छोटे मोटे अटैक हुए थे। लेकिन अगर नाकेबंदी और ऑयल बाहर नहीं आता है तो बहुत ज्यादा, मतलब ईरान से ज्यादा नुकसान मिडिल ईस्ट का अमेरिका कर देगा, जी जीसीसी का। यानी क्योंकि देखा ऑयल नहीं जाए जाए। तो एक तीर से दो निशाना डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये हाँ, किया गया है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी चीज मैं बता रहा हूं कि ट्रंप केवल अकेला राष्ट्रपति नहीं है। एक समझिए कि 75 साल के व्यक्ति का इतना नहीं सोच सकता सुबह शाम 24 घंटा कि मुझे क्या क्या करना। उनके पीछे कम से कम 500 लोगों का थिंक टैंक पेंटागन में बैठा हुआ है। जी हर एक आदमी को एक टास्क दे दिया गया है। वो टास्क केवल 4 लाइन का रिपोर्ट लाके उनको दिखाता है कि सर अगर ऐसा करेंगे तो हो जाएगा।
अगर इसमें ये नहीं होगा तो ये हो सकता है ये हमारे लिए लॉस होगा, हमारे लिए गेन होगा। गेन का परसेंटेज ज्यादा है, ट्रम्प जी बोलते हैं डन कर, और उसके बाद अपनी भाषा में मीडिया में बोलते रहते हैं सोशल ट्रूथ। जी कोई भी चाहे आपके यहाँ जो चीफ एडिटर होंगे या जो आपके मालिक होंगे, उनके पास पचासों काम है, तो उनके जी यहाँ से आप रिपोर्ट लेके जाते होंगे या कोई लेके जाता है, तो कोई पॉलिसी डिसीजन लेते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा आपके यहाँ मैन पावर काम कर रही है उनको असिस्ट करने के। यही अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ भी, हमारे प्रधानमंत्री के साथ भी। जी तो ये चीज है कि उन्होंने अभी तक जो मैं देख रहा हूँ ट्रंप 2 में, उन्होंने एक भी ऐसा काम नहीं किया जिसमें कि एक अमेरिका को 54 पैसे का भी नुकसान हो। जी केवल फायदा ही फायदा। इसी कारण से उनकी जीडीपी पिछले इस साल 2.4% से बढ़ी है, और इन्फ्लेशन 3.3 रहा, जबकि बिडेन के जमाने में 9% चला गया था इन्फ्लेशन, जी 9%। और ये 3.3 है। एम्प्लॉयमेंट पिछले साल के दिसंबर में निगेटिव था, जो 1,68,000 हो गया है। जी यही तो अमेरिका को चाहिए कि हथियार बिके, खूब हथियार बने। अब मिडिल ईस्ट को 30 बिलियन हथियार, $35 बिलियन का हथियार बेचा था। हथियार बनाना होगा कंपनी में कहीं पे, जी तो रातों बिल्कुल। दिन शिफ्ट चली होगी वहां पे। तो जब शिफ्ट चली होगी तो हम मैन पावर काम कर रहे हैं, तो उनके मैन पावर को आमदनी हो रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। हर दुनिया का देश तो ऐसा ही चाहता है। जी भारत का भी चाहता है कि हमारे देश अमेजन आए, गूगल आए, वो आएंगे तो हमारे यहाँ लड़के काम करेंगे, उनके अंदर काम करेंगे, तो हमारे यहाँ आसपास जो होटल है, रेस्टोरेंट है, वो आगे बढ़ेंगे, वहां पे लोग रुकेंगे, खाएंगे पिएंगे। यही इकोनॉमी का अस्त्र शस्त्र है। जी यही तो ट्रंप कर रहे हैं। और ईरान को डाउन करना इनका आज का नहीं, ये 50 साल से अमेरिका का सपना रहा है। बहुत सारे राष्ट्रपति इस पर नहीं लिए, या पीजिंग पॉलिटिक्स किए, या बैलेंस का पॉलिसी किए। लेकिन हमास से लेके ईरान तक क्लियर है बिल्कुल ट्रंप कि मुझे हमास को नहीं छोड़ना है, मारो उसको, ईरान को पकड़ना है, 2-3 बार जो भी अटैक करना कर दो। और ट्रंप के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। 2 ही बार वहां राष्ट्रपति बनते हैं लोग, अगली बार जी ये राष्ट्रपति ये नहीं बन सकते, क्योंकि 2 ही बार बन सकते हैं, ये नहीं बनेंगे। और रही बात, वहां 2 ही पार्टी आती है, एक बार रिपब्लिकन, एक बार जो डेमोक्रेट्स। अगर इनकी पार्टी डेमोक्रेट्स। नहीं जीतेगी, डेमोक्रेट्स आ जाएगा। तो ये सब चीजें ब्रॉडर सेंस में है। जी तो अब जैसे मैं मीडिया में, मैं चूंकि अपना एज ए फॉरेन एक्सपर्ट पक्ष रखता हूँ, बहुत जी सारे लोग अपना रखते हैं कि ईरान जीत गया, अरे वो हो गया, उनको धूल चटा दी। ये सब बातें हैं, लेकिन हम लोग को डाटा पेपर्स पे देखना है कि एक्चुअली पेपर्स पे कौन आगे जा रहा है, कौन एक्चुअली सक्सेस हुआ। जी सत्येंद्र जी। जी आखिरी सवाल है मेरा गुप्ता जी आपसे कि भारत के परिदृश्य में ये कैसा मामला है जो युद्ध चला है, आने वाले समय में अगर देखा जाए भारत 2047 को आगे रख के चल रहा है, विकसित देश बनने का सपना दे रहा है, प्रधानमंत्री मोदी का सपना है आत्मनिर्भर भारत। तो इस युद्ध से भारत को क्या मिल रहा है और क्या भारत खो रहा है? देखिए, एक चीज देखने की, भारत के 247 का, उसके लिए एक बहुत बड़ी चीज है कि भारत को कम से कम 8 से 9% अपनी जीडीपी ग्रोथ रखनी पड़ेगी। जी और उसके लिए सबसे बड़ा है कि विश्व की जो नवीनतम टेक्नोलॉजी एआई के साथ आपको हर कदम बनना है। जी उसके लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा चाहिए तो हम वो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? हमको अपने स्रोतों से मिले, या हमको अमेरिका से मिले, या हमको रसिया से मिले, या मिडिल ईस्ट से, अफ्रीका से। अफ्रीका के पास रिसोर्सेस कम है, अमेरिका के पास प्रचुर है, प्रचुर है आपका रसिया के पास, और मिडिल ईस्ट का था। मिडिल ईस्ट का जो अगर प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो भारत को इस मामले में एक आघात लगेगा, क्योंकि उसको सस्ता तेल मिलता था वो नहीं मिल पाएगा, जी वो महंगा मिलेगा अमेरिका से। रसिया उतना नहीं दे पाएगा जितना अमेरिका दे पाएगा। हालांकि 1 मिलियन बैरल से हमारा तेल का प्रोडक्शन जो आयात जो है रसिया से, इस महीने में 1.95 बिलियन, मतलब डबल हो गया है। जी लेकिन हमको भविष्य के बारे में सोच के देखना है कि हमको जो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट दुनिया से इस समय है, सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट, वो है एनर्जी की। और इसको ध्यान देते हुए इस साल चाइना ने अपने किट्टी के अंदर जी 543 बिलियन नहीं 543 गीगावाट बिजली, रिन्यूएबल एनर्जी पैदा की है, जी जो कि भारत की पूरी कैपेसिटी के बराबर है। जी मतलब वो डेली अपना जो है खाड़ी देशों के प्रति अपना निर्भरता को कम करता जा रहा है। जी यही भारत को करना पड़ेगा, कि जो कि इतना बड़ा भारत है, जहां से भूमध्य रेखा गुजरती है, जहां पे कि हम लोग दक्षिण की तरफ अपना घर नहीं खरीदते हैं, जी क्योंकि वहां इतना सूरज आता है। तो उन सूरज को हमको इनकैश करना, हमको सोलर एनर्जी हर घर पे लगवानी है, हमको जो है कोयले का प्रोडक्शन ज्यादा करना है, हमको जो है रिन्यूएबल एनर्जी जितना ज्यादा हम पैदा कर सकें, ताकि हमारी निर्भरता जो है वो जी धीरे धीरे मिडिल ईस्ट के कंट्री पे कम हो। क्योंकि वो मिडिल ईस्ट एक ऐसा जगह है कि जब से हम लोगों ने होश संभाला, कुछ ना कुछ युद्ध चलता रहता, लेकिन चाहे वो सीरिया से, लेकिन चाहे देखा लेबनान जाए से। तो भारत ने भी इस दिशा में बहुत ही बड़ा कदम बढ़ा दिया है।
अगर बात करें हम कलपक्कम की, हालिया में प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी और आने वाले समय में कई वर्षों तक हम ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि दूसरी कंट्री पर जो हमारे उस पर डिपेंड रहते हैं उस पर निर्भरता कम होगी और 500 गीगावाट जैसी बिजली भी उत्पन्न हम कर सकते हैं। बस यही भारत को चाहिए और भारत के लोगों को चाहिए। मैं आपके चैनल से, इतना आदरणीय चैनल है, जी। मैं हमेशा, और आपको भी, अपने को भी मैं संदेश देता हूं कि देखो मजबूरियां हो सकती हैं। देखिए मैं इसमें आईफोन यूज कर रहा हूं, जी। ठीक है। मैं उससे संतुष्ट रहा हूँ पिछले 15 साल से, 20 साल से, कि वो मैं एक बार खरीद लेता हूँ तो चलता रहता है, बिना बैटरी का उसका कोई प्रॉब्लम नहीं आती, डाटा सिक्योरिटी रहती है। लेकिन मैं सपना सजोए हूँ कि कब भारत आईफोन जैसा बनाएगा, मैं फट से उसको हटाऊंगा, मैं अपना देश का खरीद लूंगा। तो जी। मुझे हर चीज जो मैं विदेश से खरीदता हूँ, संभावना मैं तलाश करता हूँ कि किसी तरह से मुझे भारत में वैसी चीज पैदा हो जाए। हाँ, जैसे कार है, तो कार मैं भारत की मारुति की खरीदने की कोशिश करूंगा। अगर जी। मेरे पास ऑप्शन है, केवल एक उसमें फीचर डाल दिया जाएगा, तो मैं इसलिए नहीं कि चाइना कार खरीद लूंगा, या एक कोई फीचर डाले इसलिए कि मैं अपना पैसा कोरिया को दे दूंगा। जी। अगर एक फीचर कम है तो अपने घर में अपनी रोटी खा के रहेंगे। यही जब तक राष्ट्रीयता दुनिया के अंदर नहीं आएगी, हम दुनिया में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो जहां तक कोशिश हो, अपने देश का सामान खरीदें, अपने किसानों का सामान खरीदें, अपने यहाँ जो गरीब लोग जो दिया बेच रहे हैं वो खरीदें, हमारे देश के अंदर जो कपड़े बुनने वाले हैं उनका बुनकरों का कपड़ा खरीदें, खादी पहने। जो भी व्यवस्था हम अपने देश के लोगों को कर सकते हैं, इसलिए हम अपने पीढ़ी को भी सहायता करेंगे, अपने देश को सहायता करेंगे, और हम कभी, जब हम रहे न रहे, हमारा देश आगे रहेगा। जी।